कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में प्रमुख रचनाएं देखेंगे हम इनकी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि, ऐसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। ओके, मधुमती, हाँ चलिए, मधु 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 ये चीजें यहाँ पर कॉमन। एक सेकंड क्लास लीव करके दीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। तीन तीन यहाँ पर रचनाएं अगर अपने को लर्न रहती है तो इनफ होती हैं। ठीक है, निशा निमंत्रण ये इनकी रचनाएं हो गई। भाव पक्ष देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? हालावाद के। ठीक है, हालावाद क्या होता है भाई साहब? वहां पे अपन प्रेम, सौंदर्य, ठीक है, सुंदरता, इसके अलावा मदिरा, ये इन चीजों के अपने को वहां पे गान मिलते हैं, इन चीजों के वहां पे रचनाएं मिलती है हालावाद में। ठीक है, अब हालावाद के तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ रहस्यवादी भावना का भी उसमें संगम देखने को मिलता है हरिवंश राय जी की रचनाओं में। क्लियर है? मैंने यहाँ पर एकदम पूरी की पूरी जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स होती हैं बस उन्हीं को लिखा है, जो पूरी व्याख्या है उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है ना, बिकॉज वो काफी ज्यादा लेंदी हो रखा था, सो दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। ये देखो, प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी रचनाओं में हमें, हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी रचनाओं में हमें प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक चेतना के भाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात है भाई साहब। और देखते हैं अपन, अब प्रेम और सौंदर्य के भाव देखने को मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिस रस का प्रयोग किया है, या फिर कहें उनकी रचनाओं में जो रस है वो श्रृंगार रस पाया जाता है। ओके, बस इतनी सी चीज है भाव पक्ष के अंदर। कला पक्ष में देखो, देखो आई थिंक कई सारे बच्चों को तो याद ही हो गया होगा यार, हालावादी के वो कवि हैं, साथ ही साथ उनकी रचनाओं में अपने को रहस्यवाद का क्या बोल रहा हूं मैं, रहस्यवादी भावना का भी संगम देखने को मिलता है। प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये बातें हैं। इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्लियर है? ठीक, चलो आगे जाते हैं अपन कला पक्ष पर। कला पक्ष में हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं? भाषा, शैली, अलंकार, छंद, बस इन्हीं चीजों को अपने को कला पक्ष में लिखना होता है। अब देखो यार, कला पक्ष में बहुत हद तक चीजें कॉमन रहेंगी सारे कवि परिचय में। यहाँ पे अगर जब आप अलंकार देखने जाओगे तो आपको ढेर सारे कवि परिचय में अनुप्रास अलंकार और यमक और उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार ऐसे हैं जो बहुत हद तक कॉमन मिलेंगे आपको कवि परिचय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहता है तो आप उसको छोड़ना मत कि यार हमें तो अलंकार याद ही नहीं है तो हम लिखे नहीं। आप बिल्कुल लिख लीजिएगा जो भी आपको याद है वहां पर। माइक माइक तो वीडियो भी होने हैं, 2 मिनट मैं इनकी परमिशन, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये परमिशन अलाउ है इनकी वीडियो की, उसको मैं ऑफ कर देता हूं। ठीक, चलिए देखते हैं, वापस आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। कला पक्ष की बात कर रहे हैं अपन, तो उनकी जो बोली है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ओके, इनकी भाषा में जो बोली का उपयोग किया गया है वो एकदम शुद्ध साहित्यिक है। और इनकी जो शैली है वो प्रांजल शैली है। प्रांजल यानी कि सरल एवं स्पष्ट। ओके, प्रांजल का अर्थ आप समझते हैं, सरल एवं स्पष्ट से। बात करते हैं अलंकार की, तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उनमें हमें शब्दा और अर्थ अलंकार देखने को मिलते हैं। ओके, अब इनके साहित्य में, हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा, रूपक, ऐसे विभिन्न प्रकार के हमको अलंकार देखने को मिलते हैं, है ना। उन्होंने इन विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। बस इतनी सी बात है। चलिए और देखते हैं, साहित्य में स्थान की बात करते हैं। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो हालावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, हालावाद के जो प्रवर्तक हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, अब प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? प्रवर्तक आप समझ सकते हैं, ओरिजिनेटर, है ना, जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया हो उनको अपन प्रवर्तक कह सकते हैं। ओके, चलो आगे जाओ। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ओके, साथ ही साथ बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार भी इन्हें मिला था और पद्म भूषण भी मिला था 1976 में। ठीक, तो एक काम करो, इनके जितने भी यहाँ पे साहित्य में स्थान, ये जितनी भी चीजें ना, इनको सबको नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, आई नो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे आप पढ़ लेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप उन्हें अभी लिखिए। ठीक है, ताकि आपके हाथों को प्रैक्टिस हो जाए
फटाफट से लिख लीजिए सभी बच्चे, और जैसे ही आप लिख ले हैंड रेस कर देना। लिखने से पहले हैंड रेस मत करना बेट, लिखने से पहले कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनकी रचना के लिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसके अलावा बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ओके, और 1976 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जैसे ही आपको हो जाए सभी बच्चे हैंड रेस कर दीजिएगा। शिवम ने लिख लिया है, विनय ने लिख लिया है, प्रेमचंद ने लिख लिया है, उज्जवल, अविनाश, फरदीन खान आपने नहीं लिखा क्या? ठीक है, सभी ने लिख लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हरिवंश राय बच्चन जी का तो हो गया। चलो आते हैं अब अपन नीचे। यहां पे बारी आ जाती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। एवं जिन्होंने अभी तक हिंदी को ठीक से पढ़ा भी नहीं, जो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, जो सिर्फ कविता वगैरह पढ़ते रहते हैं, है ना, नाना जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया, वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। बिकॉज इन्होंने जो अपना ग्रंथ है, सनातन धर्म का एक ग्रंथ है रामचरितमानस, रामायण जिसे अपन कहते हैं, वो लिखा है। ठीक है, सो इनकी प्रमुख रचनाएं में भी हम उन्हीं को मेंशन कर देंगे, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली। ओके, हमने प्रमुख रचनाएं में इन्हें लिख दिया। भाव पक्ष देखते हैं। अब यार चीजें अपने को ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि रामचरितमानस अगर इन्होंने लिखी है तो ये राम भक्ति की रचनाएं लिखते होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है ना। अब यार इसके अलावा अपन बात करें तो जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो समाज सुधारक के रूप में भी कार्य करते थे। जैसे कि वो जो भी रचनाएं करते थे, उनकी रचनाओं में समाज सुधार की भावनाएं अपने को देखने को मिलती थी। ओके, इन्होंने क्या किया, काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। बात समझ में किसी के, नॉर्मल सी बात है। देखो, शब्दों से मत डरो, भाव को पकड़ो। काव्य शास्त्र, काव्य यानी कि जो कविताओं से रिलेटेड होता है ना। एक होता है अपना गद्य से रिलेटेड, एक होता है पद्य से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस शास्त्र को उठाया और इससे उन्होंने एक से एक श्रेष्ठ रचनाएं दी। उससे अपने हिंदी साहित्य को फायदा हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। हिंदी साहित्य को एक से एक रचनाएं दी, श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की, बस इतनी सी बात है। कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष में क्या देखने को मिलेगा हमें, वही अपनी भाषा, शैली, अलंकार और छंद, ये चीजें अपने को यहाँ पे लिखनी होती है। तो भाषा देखो, अवधि एवं ब्रज भाषा। अवधि इन द सेंस अवध की भाषा, अयोध्या की भाषा। ठीक है, इसके अलावा ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही साथ छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई, शवैया आदि छंदों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। और अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। ठीक है, ये तीन अलंकार तो आपको कई सारे कवियों की कला पक्ष में देखने को मिलेंगे। तो इनको तो आप मतलब रट ही लो कि भाई और कुछ याद आए ना आए, ये तो लिखने ही है। ठीक है, साहित्य में स्थान, तो भैया साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अनुपम स्थान है। इन्होंने भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के कुशल, मतलब बहुत कुछ किया है इन्होंने। आप समझ सकते हैं, रामचरितमानस लिखी है, इसके अलावा दोहावली, विनय पत्रिका, एक से एक इनकी रचनाएं थी। तो उन सभी चीजों को अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली छोटी छोटी चीजें लिख दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान अपने हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। ओके, हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा और ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। बस इतनी सी बात है। ओके, अब ये जो मैंने चीज बताई आपको इससे पहले अभी थोड़ी सी, क्या बताया कि इनका स्थान अद्वितीय है हिंदी साहित्य में। इसके अलावा हिंदी साहित्य इनकी रचनाओं के लिए इनका सदैव ऋणी रहेगा। ये जो दो लाइनें हैं ना, आप जितने भी कवि परिचय लिखो उनमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहां पर सिर्फ इनके कीवर्ड्स लिख रखे हैं कि ये चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है। ठीक है, सो इस बात का बस ध्यान रखिए। रघुवीर सहाय पर आ जाते हैं। रघुवीर सहाय जी की प्रमुख रचनाएं हम पढ़ेंगे तो वो है दूसरा सप्तक, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो कवि परिचय है इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में फटाफट।
जल्दी से लिख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय अपनी कॉपी में लिखें और हैंड रेस कर दें। चलो तो एक काम करते हैं, यहीं पर एक अपना ओके कॉमन बता रहे थे ना, वो बताना। अभी एक काम करो, रिटविस गौर आप मुझे बताइए कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी हाँ उनकी रचनाएं कौन से वाद की थी, जैसे कि अपन ने भी कुछ पढ़ा था। कौन से वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी? रिटविस गौर आप बताएंगे किसके प्रवर्तक माने जाते हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी? ठीक है, आप तो कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं या फिर राइट साइड कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो कोई और बच्चा माइक ऑन करके डायरेक्टली बता सकता है हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के? बिल्कुल हालावाद के। इसके अलावा बहुत बढ़िया, प्रवर्तक वो हालावाद के हैं, इनकी रचनाओं में हालावादी इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने रहस्यवाद का भी यूज किया है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं अपन यहाँ पर वापस रघुवीर सहाय जी पर। ये इनकी रचनाएं हैं। एक और बात यहाँ पे आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो लिख नहीं पाते हैं, तो देखिए ये जो पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। जितना आपका हो सके उतना लिखने की कोशिश करो। अगर कुछ छूट जाता है तो यहाँ पर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर सर पूछे कि लिखा कि नहीं लिखा तो ठीक है, एंट्रीज वगैरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हमारा नहीं हुआ वापस लगा दो, तो इससे क्या टाइम वेस्ट होता है अपना। आ रही बात समझ में? और एक और बात जो कि यहाँ पर आप लोगों को हो सकती है कंफ्यूजन थोड़ी सी, कि हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं कवि के नाम या फिर कवि परिचय आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी हो रखी है वो क्या कर सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं, इनको शॉर्ट में करने के लिए काम कर सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कि अपने पास 5 कवि है, ठीक है, 5 कवि है, तो अपन एक पेज लेंगे। एक पेज में अपन लोग क्या करेंगे, 5 नहीं अपन मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि 3-3 करके अपन लोग समझते हैं चीजों को। तो 3 कवि हो गए अपने, बीच में अपन लोग लाइन खींचेंगे, जैसे डिफरेंस लिखते हैं हम लोग उस तरीके से। तो बीच में हम लोग लाइन खींचेंगे, एक तरफ कवि का नाम लिखेंगे, फिर बीच में दूसरे कवि का नाम लिखेंगे, फिर तीसरे कवि का नाम लिखेंगे। ओके, एक और कॉलम बनाएंगे हम लोग जहां पर प्रमुख रचना लिखेंगे, भाव पक्ष लिखेंगे, कला पक्ष लिखेंगे, साहित्य में स्थान लिखेंगे, और अगर एडिशनल चीज कहीं होती है हमारे लिए तो उसको नीचे लिख देंगे। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसे में वैसे तो आपको ये सब पढ़ना जरूरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉलेज आपको यहीं से मिलेगा। लेकिन अगर अपने को शॉर्ट में चीजें समझनी है तो आप लोग अपने होमवर्क के लिए लिख लीजिए कि आपको डिफरेंस बनाकर चीजों को लिखना है। उससे क्या होगा, आपके एक ही पेज के अंदर लगभग 3 कवि आ जाएंगे। ओके, और उसी तरीके से दूसरा पेज लेना, वहां पर 3 नए कवि जो भी होंगे आपके वो लिख लेना। इससे फायदा आपका ये होगा कि शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है इसके बारे में और ज्यादा, तो फिर आप लोग ये पीडीएफ ओपन करके देखिएगा, तो यहां से आपको बाकी नॉलेज मिल जाएगा। ओके, ये आप लोग करिए। बाकी किसी को कोई सजेशन देना है इसके ऊपर तो बिल्कुल माइक ऑन करके बोल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है कि हम किस तरीके से अपने आंसर को वहां पर प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ सेंड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप उसे भी देख सकते हैं। अब उनमें पता है जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कि हाँ जो चीज मायने रखती है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम कि रघुवीर सहाय जी ने जो रचनाएं लिखी उसमें मध्यम वर्ग जीवन और भ्रष्टाचार का सजीव चित्रण किया था। ठीक है, तो इन चीजों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी और भी चीजें हैं वहां पर, काफी सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, जस्ट जो कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पर लिख रखा है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ें तो आपको पीडीएफ मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से बिल्कुल देख सकते हैं इसको। ठीक है, देखो भाव पक्ष अब इनका रघुवीर सहाय जी का भाव पक्ष में अपन यही देखते हैं कि इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, है ना, क्या ये संदेश देना चाहते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। तो ये मध्यम वर्ग जीवन और भ्रष्टाचार का चित्रण करते थे अपनी कविताओं में। ओके, और राजनीतिक और सामाजिक चेतना के भाव हमें इनकी साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलता था। ओके, बस इतनी सी बात है अपने रघुवीर सहाय जी के भाव पक्ष में। कला पक्ष में देख लो भाई साहब, शुद्ध खड़ी बोली है, व्यंग्यात्मक शैली है। इसके अलावा ये देख लो अलंकार वही आ गए अपने, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखें कि ये 3 अलंकार तो अपने को एटलीस्ट याद होनी चाहिए।
बाकी अगर आप उनके पर्टिकुलर याद कर सकते हो तो भाई अंतर्यामी हो तुम तो, अच्छी बात है, कर लो उसी को। और अगर प्रॉब्लम आती है, टाइम कम है अपने पास, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, तो इन तीनों का भी ध्यान रख लेना, तब भी काम हो जाएगा आपका। छंद की बात करें, छंद होगा यहाँ पर अपना मुक्तक छंद। साहित्य में स्थान देखिए, साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं कि आपका स्थान साहित्य, हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण के अलावा आप लिख सकते हैं अदिति भी लिख सकते हैं कि भैया आपके जैसा और कोई नहीं है, आपके जैसा कोई है ही नहीं, आपका स्थान यहाँ पर अदिति है। इसके अलावा लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आपके योगदान के लिए आपका हिंदी साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, आसान है। और ऐसी है कि जो कॉमन है, आप साहित्य में स्थान ये वाले पोर्शन में कोई से भी कभी का पूछ ले, आप लिख देना, नो प्रॉब्लम, नंबर नहीं घटेंगे आपके। बस एक दो चीजें ऐसी लिख देना जिससे कि इस कवि की अपने को पहचान मिलती हो, ये इसको थोड़ा डिफरेंट बनाए बाकियों से, है ना। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि, ओके। बाकी मैं यहाँ पर सारी चीज लिख दूं, महत्वपूर्ण स्थान है, अदिति है, इसके अलावा हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा, ये सब चीजें ठीक है, बिल्कुल इनके नंबर मिलेंगे। लेकिन सिर्फ एक लाइन आप ऐसी लिख देना जो कि आपके कवि परिचय को बाकी कवि परिचय से अलग बनाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे रघुवीर सहाय का है, इसको अगर मुझे उनसे डिफरेंट बनाना है गोस्वामी तुलसीदास जी से, तो वहां पर एक लाइन बस थोड़ी सी डिफरेंट लिखनी पड़ेगी, बाकी सब मैं वही लिख सकता हूँ, वही कौन सी महत्वपूर्ण स्थान, अद्वितीय स्थान है, ठीक है, ऋणी रहेगा, ये चीजें। साहित्य अकादमी पुरस्कार हर किसी में मत लिख देना, सभी को नहीं मिला है क्योंकि, ओके। रघुवीर सहाय जी के अलावा एक काम करो, लिख लो इसको, रघुवीर सहाय जी का बहुत ही आसान है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ओपन हो गया है। मैं करता हूं थोड़ा नीचे, ये देखिए रघुवीर सहाय जी का हमारे पास कवि परिचय है। रचनाएं हैं ये 3 रचनाएं अपने पास, इन तीनों रचनाओं को फटाफट से कॉपी में लिख लीजिए। देन भाव पक्ष आप लिखेंगे कि इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन, इसके अलावा भ्रष्टाचार का सजीव चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। और राजनीतिक और सामाजिक चेतना हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। सर इतना लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। ये तो सर ये तो शॉर्ट फॉर्म है, अपन को तो लॉन्ग में लिखना। हाँ हाँ, ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तो टर्म्स हैं, अपने कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करके आपको वहां पर लिखना होगा। इसके अलावा जो मेन आंसर होते हैं इनके, वो मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में सेंड कर दिया, कल उनको पढ़ा भी था अपन ने। लेकिन बात यह है ना कि यार कीवर्ड्स क्या है, अपने को एक्चुअल में याद क्या रखना है। अगर आपको ये चीजें याद हैं, हाँ हाँ बोलिए। व्यंग्यात्मक मतलब मजाकिया तौर पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मजाकिया तौर पे। और सर चेतना का मतलब? चेतना यानी कि यार किसी भी चीज के अपन अलग जगाते हैं, चेतना जगाते हैं, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैसेज देना किसी चीज को लेकर, वो चीज है। कला पक्ष बिल्कुल आप समझ गए होंगे सभी, शुद्ध खड़ी बोली है, व्यंग्यात्मक शैली है, और अलंकार तो उपमा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद है। साहित्य में स्थान, हाँ जी सर अलंकार तो सब में सेम ही रहते हैं ना, उपमा हाँ, उपमा अनुप्रास उत्प्रेक्षा, कहीं कहीं पर थोड़े डिफरेंट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए यार कि इतने सारे अपने पास कवि परिचय हैं, लेखक परिचय हैं, हम सभी का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद करेंगे तो हो सकता है कई बार माइंड में कंफ्यूजन हो, हम गलत लिख दें। उससे अच्छा है कि यही आप याद कर लेना, उपमा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, ठीक है। बाकी ये भी तो देखो कि आप भाव पक्ष इतना अच्छा लिख रहे हो, कला पक्ष इतना अच्छा लिख रहे हो, अगर बीच में कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट भी होगा तब भी वो निग्लेक्ट कर देंगे। साहित्य में स्थान, ये चीजें आई थिंक सभी का हो गया है, सभी ने एड्रेस भी कर दिया है। चलिए अगले कवि परिचय पर प्रस्थान करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे, परिमल, गीतिका, नामिका, राम की शक्ति पूजा। ओके, हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये पूछ रहा था, ये गद्य की विधा है ना, इनमें जो क्वेश्चन है वो टोटल कितने हैं, इंपॉर्टेंट कितने दिए हैं आपने? देखिए आप मैंने ऑलरेडी पीडीएफ सेंड कर दिया ना। हाँ, मेरे को मिले नहीं वो। अब पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये जो अपना प्राइवेट चैनल है ना, ये हिंदी इंग्लिश की लाइव क्लासेस का, वहां पर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख लीजिएगा। और भी उनके अलावा भी जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है वो अपनी क्लासेस में अपन करा देंगे। पीडीएफ है, आप पूरी एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ओके। अभी क्लास अपनी चल रही है तो अपन इसी के ऊपर थोड़ा फोकस रखें, बाकी आने वाले टॉपिक्स पर अपन जब जो टॉपिक आएगा उसी के ऊपर पूरा घुल मिलकर बात करेंगे। फिलहाल अपनी बात चल रही कवि परिचय पर, ठीक है।
रचनाएं देखते हैं परिमल गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा। ओके, भाव पक्ष कला पक्ष पर आ जाओ, लिख भी लो, एक काम करो रचनाएं साथ में याद भी हो जाएगी आपको। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन कौन सी हैं? परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, राम शक्ति पूजा। भाव पक्ष कला पक्ष यहां पर मैंने साथ में लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप साथ में लिखोगे तब भी आपको वही मार्क्स मिलेंगे, अलग लिखोगे तब भी वही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन गलती ये मत करना कि आप भाव पक्ष अलग लिख दो, कला पक्ष अलग लिख दो, और भाव पक्ष का मटेरियल कला पक्ष में लिख दो और कला पक्ष का मटेरियल भाव पक्ष में लिख दो। ऐसा अगर आप करोगे तो गलती हो जाएगी और उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, देखो ये अपने छायावाद के नायक हैं। प्रेम तथा सौंदर्य का चित्रण इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अद्भुत एवं आकर्षक सौंदर्य चित्रण। अब इनकी रचनाओं में जो सौंदर्य चित्रण है वो बहुत ही अद्भुत एवं आकर्षक है। साथ ही साथ इन्होंने इनकी रचनाओं में अपने को भक्ति एवं रहस्य की भावनाएं देखने को मिलती हैं। आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी इन्होंने साहित्य लिखे हैं, उसमें आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन इन्होंने किया है। काव्य में प्रकृति चित्रण, इन्होंने अपनी काव्य में प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही भली भांति ढंग से किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। देश प्रेम से ओतप्रोत काव्य, इनके जो काव्य हैं वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से ओतप्रोत है। ओके, प्रगतिवाद विचारधारा, प्रगतिवादी इनकी विचारधारा थी, सरल भाषा थी, उर्दू, फारसी एवं बंगला का भी प्रयोग। ठीक है, अब जैसे कि वैसे तो इनका हिंदी में ही होता था, लेकिन उर्दू, फारसी एवं बंगला, इनमें से कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे अपनी रचनाओं के लिए। अलंकार पे आ जाते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, यहाँ पे रूपक एक थोड़ा डिफरेंट है गया। ठीक है, आदि अलंकार। मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं अपने निराला जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे हो सकता है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछ ले कि भाई साहब मुक्तक छंद के प्रवर्तक। ओके, तो आपको याद रखना है कि हाँ, निराला जी अपने मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। ठीक है ना, तो एक काम करो, भाव पक्ष और कला पक्ष को भी अपनी कॉपी में फटाफट से नोट डाउन कर लो। भाव पक्ष कला पक्ष अपनी कॉपी में फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसका जो डिटेल्ड वाला वर्जन है वो अपन ने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, कल ही भेजा था। ओके, तो उसको भी आप पढ़ लेना। ये इसकी शॉर्ट अपने टर्म्स लिख रखी हैं शॉर्ट में, जिससे कि हमें ये चीजें याद हो जाए कि हाँ, अपने को पता लग जाए कि चीजें लर्न कौन सी करनी है और कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, आपको अगर ये चीजें पता है, ये बॉडी अगर आपको पता है, तो आप इससे बनाकर बाकी के शब्द आप अपने मन से भी बना सकते हो। लेकिन जब आपको उसकी जान ही नहीं पता, जब उसकी आत्मा को ही आपने नहीं पकड़ा है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे? ठीक है, तो ये है उसकी आत्मा जिसको अपन ने पकड़ लिया है। बस इसी से रिलेटेड अपने को चीजें लिखना है, और किस ढंग से लिखना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ सेंड कर दी है। ठीक है, आपने अभी साथ में पढ़ते हुए भी चल रहे हैं, लिखते हुए भी चल रहे हैं, तो बढ़िया ही आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हैंड रेस किया है, इट मीन्स आपने नोट डाउन कर लिया है क्या? ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात है। और बच्चों को भी थोड़ा समय दे देते हैं। अब इसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूं कि अपना आज एक और ग्रुप बनेगा, वो क्विज के ऊपर बेस्ड रहेगा, क्विज के ऊपर। तो वहां पे क्या करेंगे, हम जितने भी अपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वहीं पर आपको आंसर करना होगा। तो इससे आपको भी पता लगेगा कि हाँ यार, हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये चीजें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी और रिवीजन भी अच्छा होगा यार। ठीक है, छोड़ना मत कोई भी कि क्विज आया यार, ये तो मेरे को नहीं आता, छोड़ दो। नहीं, करो तो सही, क्योंकि आप गलत करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार सही वाला तो ये है ना। ठीक है, हिंदी में, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अपने यहाँ एक और ग्रुप बनेगा जिसमें हम सिर्फ क्विज डालेंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो ये अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। इससे जरूरी ये नहीं होगा कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और चांसेस ये भी हैं कि एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ठीक, साहित्य में स्थान देख लेते हैं निराला जी का। साहित्य में इनका उत्कृष्ट स्थान है। ओके, ये समय के साथ छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के दर्शन होते हैं इनकी रचनाओं में। ठीक है, पहले मतलब ये छायावाद में लिखते थे। ओके, देन रहस्यवाद और फिर प्रगतिवाद के ये कवि बन चुके थे। ओके, सो इस तरीके की रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। छायावादी 4 कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। ठीक है, छायावाद में जो 4 कवि हैं उनमें से इनका स्थान प्रमुख है। अब छायावाद के 4 कवि किसी को पता है कौन कौन है? कोई बताएगा?
एनी वन ऑफ यू, किसी को पता है? नहीं पता है? सर 2 पता है। हाँ 2 बता दीजिए, बोलो बोलो। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती। देखिए ये धर्मवीर, तो लेखक है ना। हाँ नहीं देखिए कवि भी हैं और लेखक, हाँ धर्मवीर भारती जी तो अपने लेखक हैं। देखो जो 4 हैं वो ये हैं, एक तो अपने प्रसाद जी हैं जिनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद था, और एक हैं अपने ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इसके प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा एक पंत जी थे, मतलब अपने सुमित्रा नंदन पंत, ओके। और देन अपनी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा सिर्फ लेखक नहीं है, वो कवित्री भी हैं और लेखक भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। सो ये 4 हैं। हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए कि छायावाद मतलब सर? छायावाद, हलावाद, ये सभी वाद अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अपना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब देखो लेखक परिचय में महादेवी वर्मा जी आ चुकी है। मैं बता रहा हूं महादेवी वर्मा जी का जो लेखक परिचय है, इसके एग्जाम में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, 95% चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। तो इसको तो आपको लर्न कर ही लेना है किसी भी हाल में। ये जो इसके अपन ने इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिख रखी है, इसके अलावा जो अपनी मेन बॉडी है या फिर कहें जो पूरा मेन डिटेल वर्जन है इसका, वो भी आप बिल्कुल पढ़ लेना। एटलीस्ट इसका तो पढ़ ही लेना, बाकी अगर आप ना पढ़ पाओ तो ठीक, और याद ही कर लेना, रट लेना एकदम इसको तो एज इट इज। रचनाएं देख लो, नीरजा, निहार, रश्मि, शांति गीत, दीप शिखा, यामा, ऐसे इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, ओके। ये 3 रचनाएं भी अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। महादेवी वर्मा, 2 मिनट, आयुष माइक ऑन करके बताइए कि महादेवी वर्मा जी की कौन सी कविता या फिर यहाँ पे लेखक परिचय में आया है तो कौन सा पार्ट है महादेवी वर्मा जी का? आयुष बताइए। ठीक है, हाँ बोल दिया किसी ने, भक्तिन। देखो यार जिससे पूछे ना उसी को बताने दिया करो यार, सभी को मौका मिलता है, ठीक है। भक्तिन पार्ट है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का अपनी क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है। भाषा शैली पर आते हैं। महादेवी वर्मा जी की भाषा उत्कृष्ट, समर्थ एवं सशक्त है, ठीक है। संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा। अब इनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत के शब्द भी अपने को देखने को मिलते हैं, संस्कृत प्रधान है, ओके। उर्दू, फारसी तथा लोक प्रचलित। इसके अलावा उर्दू फारसी के जो लोक प्रचलित मुहावरे हैं उनको भी, उन लोक प्रचलित शब्द हैं उनका भी इन्होंने यूज किया है। मुहावरों का भी एकदम सटीक प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। शैली की अगर अपन बात करें तो शैली है इनकी सूत्रात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक, ठीक है, अलंकारिक शैली, और गवेषणात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक। अब आई नो कि इतनी सारी याद करना मुश्किल होती है, अगर आप 2-3 भी आपको लर्न है वहां पर तो आप बिल्कुल उन्हें लिख सकते हैं। और इसका जो पूरा मटेरियल है डिटेल वाला वो भी आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर से। साहित्य में स्थान की बात करते हैं, साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो भाई साहब जो महादेवी वर्मा जी हैं वो सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। सर्वाधिक प्रतिभावान यानी कि जो मोस्ट टैलेंटेड कवित्री हैं, पोइटेस हैं, उनमें से एक है, ओके। छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। अब क्या है, नॉर्मली छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है, ओके। काव्य के साथ साथ गद्य रचनाओं का अपना विशिष्ट स्थान है। देखो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पे देखो उन्होंने बता ही दिया है, काव्य के साथ साथ गद्य रचनाओं का भी अपना विशिष्ट स्थान है। मतलब इन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं और गद्य रचनाएं भी की हैं, तो दोनों का एक अलग ही महत्व है अपनी हिंदी साहित्य में, अलग ही स्थान है अपने हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद में आज अपन कुछ वितान के भी प्रश्नोत्तर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी अपन एक और क्लास लगा सकें, ताकि प्रिपरेशन, देखो जितनी ज्यादा क्लासेस अपन ज्वाइन करेंगे उतनी अच्छी अपनी प्रिपरेशन होगी। अगर अपना जो सिलेबस है वो टाइम से पहले ही कवर हो जाता है तो अपना रिवीजन हो जाएगा, 3-4 क्लास अपन रिवीजन की लगा लेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन, जहां अपना टारगेट सिर्फ पास होने का था वहां हो सकता है हम 80-85 तक भी मार्क्स ला रहे हों, ओके। सो मैं बिल्कुल रेडी हूं। अगर 2 क्लास की भी बात हो तो 2 क्लास भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप टाइम से हमेशा ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी देखो लिख लिया है सभी ने, इंडस्ट कर देना लिखने के बाद में, तब तक। और देखो एक और चीज में, एक और चीज का मतलब क्या होता है? क्या? शैली का मतलब क्या होता है?
शैली का मतलब देखिए जो शैली है ना, ये इसको लेकर भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। शैली को लेकर इतना डीप में नहीं पूछेंगे यहाँ पे, जैसे इतनी तरह की शैलियाँ होती हैं, बस इतना सा पूछेंगे शैली को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो वो शैली जो है, शैली आई थिंक मैंने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है। एक्चुअली हम किस तरीके से, हम किस वे में अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किस ढंग से अपन अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को अपन शैली कहते हैं। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने लिख भी रखा है। ठीक है ना, चलिए हो गया क्या सभी का? आई थिंक अभी तक तो हो चुका होगा। चलो लिखते रहो, कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होता है। एक्चुअली हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो स्टार्टिंग में हमको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं कई सारे पेपर में। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि यार हम कई बार ना स्टार्टिंग से एमसीक्यू ही लिख देते हैं। अब एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या होती है कि कई सारे एमसीक्यूज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। इसको अपने को अवॉइड करना है, इसको अपने को अवॉइड करना है। जो चीजें हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आती है, या फिर कहें जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, पहले आप उन्हीं को कीजिएगा, देन आप कम वेटेज वालों पर जाइएगा। ठीक, बिकॉज कई बार ऐसा होता, मेरे साथ भी होता था यार, कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, हिंदी हो गया, 10th में अपना सोशल साइंस ले लीजिए, ठीक है, 12th में मैथमेटिक्स तो खैर हो जाता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश हो गया, इनमें क्या है काफी ज्यादा टाइम लगता है। और वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपने हो गए ना ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच जैसी चीजें यहाँ पे हिंदी में भी होती है, निबंध हो गया अपना, अनुच्छेद हो गए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके मार्क्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 4-4, 6-6, 10-10 नंबर तक के रहे हैं अपनी एमपी बोर्ड में। तो इन्हें आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इनके पूरे मार्क्स सिक्योर कर लें। ठीक, इसके अलावा अपन एक और चीज पर बात कर लेंगे आज ही की क्लास में। हिंदी में भी आपने देखा होगा पैसेज आते हैं, जहां पे आपको एक गद्य दे देते हैं, उसी में से अपने को क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि उसको आप कैसे हल करेंगे, और उसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एक और क्लास लगा लेंगे अपन नाइट में, उसमें उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का आ चुका है। इनकी रचनाएं देखो, मेला आंचल, ठीक है, मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, ठेस, जुलूस, ठुमरी। अब इनकी रचनाएं थोड़ी लर्न करने में मुश्किल हैं, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत महान लेखक रहे हैं, तो इनका लेखक परिचय भी हमें लर्न कर लेना है। ठीक, रचनाएं देखेंगे, मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, ठेस, जुलूस, ठुमरी। अरे ठेस, जुलूस, ठुमरी याद कर लो यार। मेला आंचल तो इसे सभी को याद ही होगी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अब बताओ कोई भी, मुझे कोई भी नहीं, मैं पूछता हूं किसी से, शिवम, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कौन सा पार्ट लिखा है अपनी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक में? शिवम, हाँ, रिकॉर्डिंग रोज मिलेगी। कोई चैट बॉक्स में पूछा है रिकॉर्डिंग डेली मिलेगी क्या? चलो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, याद रखना होगा। सर टोटल कितने लेखक एंड कवि परिचय हैं? 4 कवि परिचय, 4 लेखक परिचय हैं। ओके, प्रेमचंद आप बताइए। प्रेमचंद आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा पार्ट है अपनी टेक्स्ट बुक में? पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, बहुत बढ़िया। और इसके मुख्य पात्र कौन है पहलवान की ढोलक के? इसके हैं अपने, वो नहीं अपना लुटन सिंह बोला। हाँ, वही अपना ही तो है वो। ठीक है, चलिए भाषा शैली देख लेते हैं इनकी। खड़ी बोली, जिसमें तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता है। ठीक है, इनकी खड़ी बोली है। तद्भव तो आपको पता ही होगा, तद्भव शब्द अपन किसे कहते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यस सर। हाँ बताइए। सब वे शब्द होते हैं, हाँ, किसी परिवर्तन संस्कृत भाषा से, हाँ, ठीक है, संस्कृत भाषा से परिवर्तन करके हिंदी में लाए जाते लिए गए। हाँ, तद्भव होते बिल्कुल। हैं। और देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज जो अपनी आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वो देशज होते हैं सर। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो देखो ये क्वेश्चन पता है आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, तत्सम तद्भव क्या होते हैं और देशज शब्द क्या होते हैं। ये चीजें हम आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर जोर दे दिया था। एंड आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। हाँ, तो आगे आ जाओ। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनकी खड़ी बोली है, जिसमें तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता अपने को देखने को मिलती है। अब जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में
जो पात्र हैं वो ज्यादातर ग्रामीण और अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, ग्रामीण और अशिक्षित लोग हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का आप देख लीजिए, लुट्टन पहलवान है, लुट्टन उनका जो ढोलक वगैरह वाला जो चैप्टर है अपना, ठीक, तो वो सभी गांव से रिलेटेड है। ओके, बस वही चीज यहां पर भी है। अंग्रेजी एवं उर्दू का भी प्रयोग, जी हाँ, इन्होंने अपनी रचनाओं में, इन्होंने अपने लेख में, इन्होंने इनकी जो भी गद्य रचनाएं थी उनके अंदर अंग्रेजी और उर्दू के भी शब्दों का प्रयोग किया है। ग्रामीण मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग, देखो यार लेखक क्या करता है, उसका जो भी मटेरियल होता है, जो भी कंटेंट होता है, उसको एकदम मोस्ट अट्रैक्टिव या फिर कहें तो बहुत तगड़ा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए वो जितनी पॉसिबल कोशिश कर सकता है वो कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि ग्रामीण मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब वो ग्रामीण पात्र लेते थे तो ऑब्वियस सी बात है मुहावरे और जो कहावतें हैं वो भी ग्रामीण लेंगे। शैली की बात करें, मनोवैज्ञानिक, वर्णनात्मक, रिपोर्टाज, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, ये इनकी शैली है। ओके, तो इसको लिख लो फटाफट से, रचनाएं और भाषा शैली को। इजी है। ये 6 नंबर के आने वाले हैं अपने कवि परिचय और लेखक परिचय, एंड बिल्कुल इन्हीं में से आएंगे। 6 नंबर आपके कंफर्म है, समझ लीजिए। सर, हाँ सर टोटल कितने लेखक परिचय करने हैं हमें? देखिए 4 तो अपने कवि परिचय हैं, 4 लेखक परिचय हैं। और सर मतलब बोर्ड में तो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो मतलब उन्हें छोड़ के हमें बस ये 4 ही करने हैं। हाँ, बस इन्हीं को कर लीजिएगा, टाइम अपने पास कम है। बोर्ड में तो दे रखे। हाँ, तो अब देखो यार, बोध का ऐसा होता है कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कवि हैं, उनको सभी का देना होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को अभी पास होने के इरादे से पढ़ना है, या फिर ऐसा कि यार एक अच्छा खासा अपन स्कोर कर पाए 60-70 नंबर। ओके, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप और डेडिकेटेड हैं, आप मुझसे कंटिन्यूसली ना सिर्फ क्लास टाइम में बल्कि क्लास के बाद में भी व्हाट्सएप पर कंटिन्यूसली आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आप अगर डेडिकेटेड रहोगे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई अभी एक हफ्ता है आपके पास, तो उस एक हफ्ते में आप 80 to 90 मार्क्स भी टच कर सकते हो, बट वो डेडिकेशन लगानी होगी अपने को। हाँ सर पेपर तो 80 मार्क्स का आता है ना? हाँ, 80 मार्क्स का आता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल के ले लो ना यार, उसमें क्या। प्रोजेक्ट के। हाँ, वही प्रोजेक्ट के। सर, हाँ सर इन 4 में से ही आएगा मतलब? बिल्कुल 4 में से ही आएगा, 4 में से ही। रिपीट कर दीजिए ना प्लीज फिर से 4 के नाम। ओके, डोंट वरी, ये आपको मैंने ऑलरेडी पीडीएफ सेंड कर दी है, उसमें से आप देख लेना। इसके अलावा आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं स्टार्टिंग से? सर लिख रहे, पर वो पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप में वो ना मतलब ऐसे ओपन नहीं हो रहा है। नहीं, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी जब से अपनी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी ये सुबह वाली, तो इसमें आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना, तो बस उसी में देख लीजिए। ठीक है, ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आपके सामने क्लियर हो रहे हैं, उनको क्लास में लाने की जरूरत नहीं है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, ये बिल्कुल। जो जाने कल कोई नोटिस निकला है उसमें कह रहे हैं कि त्रैमासिक का 5 नंबर और अर्धवार्षिक का 5 नंबर भी जुड़ रहा है। देखिए, आप कौन से स्कूल से हैं? देखिए सुनिए, ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ सर, कि ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है। ये जो नोटिस जो आया हुआ है वो गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, टीचर्स जो नंबर्स होते हैं वो बाइस्ड होकर दे सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को ज्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, क्योंकि उनको क्या रिजल्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, अच्छे नंबर देते हैं बाकी स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये जो नोटिस आया था वो गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए था। ओके, इसकी रिसर्च। हेलो, हाँ बोलिए। सर हम बोल रहे थे इसमें टारगेट सर ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर करने का जी सर, ये बात है तो सर बाद में भी हो जाएंगी ना थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया, सही है, सही बात है सर। ठीक है। सो आपको जैसे भी नहीं अपना टाइम, ऐसे कुछ भी आपको डाउट्स आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी पूछ लिया करें। ठीक है, अभी तो अपन पढ़ते हैं अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान लेखक हैं, तो इनका भी लेखक परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं लेखक परिचय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं तो वो महादेवी वर्मा जी का है। आपको उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ठीक है, रचनाएं देखेंगे, अशोक के फूल, कल्पता और विचार और वितर्क कुटज। 2 मिनट में इधर देख लेता हूं, शायद कोई ज्वाइन हो रहा है। ओके, सो ये इनकी रचनाएं हैं। अपनी कॉपी लीजिए, उसमें लिख लीजिए। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, माइक्रोफोन ऑफ कर देता हूं। देखिए, कॉपी में आपको इनकी रचनाएं लिख लेनी है। अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क कुटज। ओके, भाषा शैली की बात करते हैं अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो भाषा शैली
अपन देखेंगे इनकी परिमार्जित व परिष्कृत। परिमार्जित परिष्कृत का मतलब एकदम स्वच्छ साफ इनकी भाषा है, और इसीलिए इनकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहते हैं। ठीक है, जब आप समझ लीजिए, जब आप एकदम खुद ही स्वच्छता से रहते हैं, साफ रहते हैं, तो प्रसन्नता ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि इनकी जो भाषा है परिमार्जित व परिष्कृत है, और इसीलिए इनकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहते हैं। मैंने जस्ट कोमा लगा के डायरेक्टली प्रसन्न भाषा भी कहते हैं लिखा हुआ है। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। देखिए बड़ा सा लगे अपना, कठिन से कठिन विषय को मौज ही मौज में लिख देते हैं। अब देखो यार, इनके अंदर एक कला है। क्या है वो कला? कि ये कठिन से कठिन विषय को भी मौज ही मौज में, मतलब बड़ी आसानी से लिख देते हैं, और ऐसे लिख देते हैं कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आसानी से उसे समझ भी पाए। संस्कृत और उर्दू के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों, कहावतों का सटीक उपयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। ओके, बोधगम्य बनाने से आप क्या समझते हैं? मतलब ऐसा बना दें उसको कि समझ में आ जाए, सरल बना सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? सूक्तियों का, मुहावरों का, कहावतों का सटीक उपयोग किया है। शैली आप देख सकते हैं यहाँ पर शैली लिखी हुई है। ओके, साहित्य में स्थान की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, ये अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है, आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। ये जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अद्वितीय है इनका स्थान, महत्वपूर्ण स्थान है और ऋणी रहेगा, ये चीज आप कहीं पर भी लिख दोगे बिल्कुल चलेगा। लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी लिखनी है, कुछ क्या एक भी चीज अगर आप लिख दोगे जो बाकियों से डिफरेंट बनाए, तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा मस्त रहेगा, और एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए फटाफट से अपनी कॉपी में। फिर जाते हैं अपन वितान के कुछ क्वेश्चंस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं सिर्फ उन्हीं को पढ़िए आप, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ोगे तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और पता चले कि वो एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक, तो अभी जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट वो करते चलिए, ये हो जाएगा तो फिर आगे क्या करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इतना बहुत इनफ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु जी का भी हो चुका है, धर्मवीर भारती जी का भी हो चुका है, और इसके अलावा महादेवी वर्मा जी का भी हो चुका है। आई थिंक शायद धर्मवीर भारती जी का नहीं हुआ है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे भी अपन कर लेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हो गया धर्मवीर भारती का भी। चलिए, इनका शायद अपन ने मिस कर दिया था, जस्ट यहाँ पर हमने महादेवी वर्मा जी का देखा था, और फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे सीधा फणीश्वरनाथ रेणु जी पर। ठीक है, धर्मवीर भारती का भी देख लेंगे हम। धर्मवीर भारती जी का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो सिर्फ महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय है, उसको आपको किसी भी हाल में लर्न कर ही लेना है। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं देखेंगे हम, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। आप 3 रचनाएं लिख दीजिएगा, जो भी आपको वहां पे आसानी से याद आ जाए एग्जाम टाइम में। भाषा शैली की बात करें तो विशेष भाषा का नहीं बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग। देखो, जो धर्मवीर भारती जी हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में किसी विशेष भाषा का नहीं बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बाकियों से डिफरेंट बनाता है। ओके, संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में गति आ गई है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने जो रचनाएं की हैं उनमें जो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है उससे भाषा में गति आ गई है। ओके, शैली की बात करें तो कौन कौन सी शैली है? वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक शैली, भाषात्मक आदि। ठीक, तो इनमें भी अगर आपको शैली वहां पर इन टाइम पर याद ना आए तो यही 3-4 जो कॉमन शैली अपन देख रहे हैं, इन्हीं को आप लर्न कर लीजिएगा, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, और यही चीजें आप वहां पर लिख देना है ना। बाकी कोशिश करना है यार कि हम उन्हें याद कर ही लें तो अच्छा है। साहित्य में स्थान की बात करें तो तीक्ष्ण आधुनिक दृष्टि और स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। तीक्ष्ण का मतलब कोई समझता है? तीक्ष्ण का मतलब कोई समझता है? यहां पर माइक मैंने आपके ऑन ही कर रखे ना, ऑफ तो नहीं कर दिए? आई थिंक ये ऑफ है ना। चलिए, तीक्ष्ण का मतलब कोई समझता है? क्या सर? और
तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तेज। हाँ बिल्कुल तेज, या फिर कहें अपन एकदम तीखी। ठीक है, ये चीजें अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना। स्वच्छंद प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? स्वच्छंद प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? स्वच्छंद यार, नहीं छंद नहीं है ये कोई सा भी, ये स्वच्छंद लिखा हुआ। स्वच्छंद प्रवृत्ति मतलब ऐसा नेचर है उसका कि वो ना किसी से डरता है, ना मतलब किसी से डरने वरने का रोल नहीं है, जो मन में आया वो करता है। ठीक है, तो ये इनके इस नेचर के लिए हमेशा स्मरणीय रहेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, जो कवि होते हैं ये राजनेताओं के गुणगान करने लग जाते हैं, ठीक है, किसी लालच वालच में आकर। लेकिन ये जो धर्मवीर भारती जी जो हैं वो किसी से डरते नहीं थे, हमेशा अपनी मनमानी रचनाएं करते थे, जो भी था एकदम खुलकर रहते थे। ओके, स्वच्छंद, देखो इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, खुल के रहने का, मनमानी करने का। हिंदी में अगर अपन एकदम तगड़ा सा शब्द देखें तो वो स्वच्छंद है। अद्वितीय होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, आलोचक और नीरशीर विवेकी संपादक थे। ठीक है, और ऋणी रहेगा मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, तो आप समझ जाओ किसका मतलब निकल कर आ रहा, वही कि हिंदी साहित्य आपकी रचनाओं के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। ओके, एक काम करो फटाफट से आप इसको भी नोट डाउन कर लो, धर्मवीर भारती जी का इंपॉर्टेंट है। ओके, और इनमें से भी आप ऐसा मत करना यार कि इनमें से भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट और छाट ले, चार में से भी चलो ठीक है यार, एक महादेवी वर्मा जी का बोल दिया, एक वो कर लेते हैं, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बोल दिया है तो वो कर लेते हैं। ऐसा मत करना यार, चारों कर लेना, हो जाएगा, काफी टाइम है अपने पास। साथ ही साथ अपने को इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, इंग्लिश के पेपर में भी छुट्टी नहीं है अपने पास। ओके, अब देखो सर, हाँ सर इंग्लिश का सर बैच कितने बजे लगेगा सर? इंग्लिश की क्लास अपनी रहेगी शाम को 4 बजे। इंग्लिश की क्लास शाम को, हाँ सर, ओके। ठीक है ना। और इसके अलावा देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपने पद्यांश नहीं सॉरी गद्यांश जो होते हैं, जिनमें से अपने को प्रश्न उत्तर छाटने होते हैं, वहां पर कई दफा हम क्या करते हैं, सीधे उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है। पहले तो आप मतलब गद्यांश को पढ़िए, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस है ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो उसमें ऊपर लिखा है उसी लाइन को आपको फॉलो नहीं करना है, मतलब उत्तर तो देना है लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, सीधे जाना, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखना। और जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो उसके बाद आप जब गद्यांश को पढ़ने जाओगे तो जैसे ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सी भी टर्म आपको गद्यांश में मिलेगी, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ यार किसी ना किसी क्वेश्चन का अपने को उत्तर मिल चुका है। ओके, सो इस वे में अगर आप वहां पे लिखोगे तो आपके लिए आसानी भी होगी। और इन चीजों को आप कोशिश करना कि लास्ट में करें, क्योंकि आप पहले करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं पैसेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, पैसेज में हम काफी ज्यादा टाइम दे देते हैं। सर एक डाउट है। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर मुझे एक चीज पूछना था, जैसे जो अपना लिटरेचर में एक वो आते हैं ना कि एक पैसेज या तो एक पैराग्राफ देके उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो हाँ देखो बाबा, पद्यांश और गद्यांश हम उनकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मैंने गद्यांश का अभी आपको लिखने का जो टाइम दिया था ना, तो मैंने सोचा मैं फ्री बैठा हूँ तब तक आपको एक छोटी टिप दे देता हूँ जो आपको एग्जाम में काम आएगी, तो इसलिए मैंने गद्यांश के बारे में बता दिया आपको। मुझे ये पूछना है सर, जो जैसे उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, हाँ मुश्किल होते हैं वो थोड़े, पद्यांश गद्यांश से कंपेयर करें तो मुश्किल होते हैं, बिकॉज उसमें हाँ उसके आंसर अपने को उसमें मिल नहीं सकते, उसमें नहीं मिलते ना, वो अपने को खुद से लिखने पड़ते हैं ना। देखिए पद्यांश में भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमारी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम उनके आंसर फाइंड आउट कर सकें। ओके, वो हमें खुद से बना के लिखना पड़ेगा फिर, मतलब हाँ। उससे रेफरेंस लेके खुद से बना के, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे अपन रेफरेंस लेते हैं और जो भी चीजें अपन उन पद्यांश में जो लाइनें लिखी हैं उनसे समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड फिर अपन अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके बारे में अपन जानेंगे जब अपन पद्यांश वाला टॉपिक अपनी क्लास में उठाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना रहता है यार हमेशा कि जो भी आपको डाउट आते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी तो अपन कवि परिचय, लेखक परिचय पढ़ रहे हैं, इससे अगर इरिलेवेंट डाउट है तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा या फिर उस टाइम पूछिएगा जब अपनी क्लास उसी रिस्पेक्टिव टॉपिक पर चल रही हो। ओके, इससे क्या है, बात कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं अभी कि अपने 2 नंबर है व्हाट्सएप नंबर, एक जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बना रखा है अपन ने वो व्हाट्सएप नंबर है, एक आपका जो नंबर है आपने जो स्टार्ट किया है, वो आप बता दीजिए किस नंबर पे इनको व्हाट्सएप करना अगर डाउट वगैरह आते हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि ये जो फिजिक्स वाला ग्रुप है अपना या फिर ग्रुप जो नंबर है अपने वहां पर मैसेज करेंगे, इसलिए आप बता दीजिए, इन्हें क्लियर कर दीजिए कि किस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है। तो देखिए
हिंदी इंग्लिश के लिए तो हम हमेशा एक ही नंबर देते हैं, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा 9407000651। आप उसी पर कांटेक्ट कीजिएगा जब भी आपको हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम आए। फिर से बोलना नंबर। 9407000651, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर डाउट थोड़ा बड़ा सा हो तो आप डायरेक्टली हमें वॉइस कॉल कर दीजिएगा, फोन कॉल मत करना यार, बिकॉज फोन कॉल में क्या होता है, जैसे अभी अपनी क्लासेस चल रही हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम आती है ना। फोन कॉल मत करना, व्हाट्सएप कॉल ही कर देना आप। ओके, आ जाओ। अभी हम पढ़ेंगे कुछ वितान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मैं बता रहा हूं कि आज अपन नाइट में फिर एक और क्लास लेंगे हिंदी की, बिकॉज टाइम कम है यार अपने पास, तो प्रिपरेशन हमको दबा के करनी होगी। सर तो तब तक इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी, डोंट वरी। क्लासेस की हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, हाँ, वो फिर शाम की क्लास से पहले फिर रिवाइज कर लेंगे और रिकॉर्डिंग से भी थोड़ा। ओके ओके ठीक है। सो देखो, नाइट की क्लास 8:30 से रखना। आज की क्लास 8:30 से रखें? यस सर। ओके, देख लेंगे मिल पाता बिल्कुल भी। देख लेंगे अपन 8:30 के बाद में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं अभी आपको टाइम फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि 8 बजे ही लगेगी या फिर 8:30 बजे, बता देंगे आपको जैसा भी रहेगा। ठीक, क्लियर कर दिया जाएगा। वितान के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाँ, अभी माइक ऑफ कर लीजिए। वितान के प्रश्न उत्तर हैं, अपने पास 2-2 बुक हैं। इंग्लिश में भी अपने पास 2-2 बुक होती है, हिंदी में भी अपने पास 2-2 बुक होती है। ठीक है, तो अपन अभी जो अपनी मेन बुक है उसको छोड़ के जो सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम वितान है उसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक सर। हाँ हाँ सर, ये जो हिंदी में जो बुक है ना, हाँ, उनमें कितने नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ बुक की बुक में से कितने नंबर के आ रहे हैं? देखो बुक का जो वेटेज है वो कोई खास नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बाकी इंग्लिश में जो टेक्स्ट बुक है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हिंदी एज कम्पेयर टू हिंदी की बात करें अपन तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहेगा। इसलिए आज अपन इंग्लिश में, आज तो नहीं लेकिन सर मैं कल। बता देता हूँ। हाँ हाँ बता दीजिए, बिल्कुल आपको बताया तो। हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो मैक्स टू मैक्स 12 से 16 नंबर के आएंगे, इससे नहीं आएंगे ज्यादा। हाँ ठीक है, मार्क्स के ओनली उत्तर ओनली 6 मार्क्स के। ओके। वितान से 7 नंबर के आने वाले हैं। ओके ओके, वितान से 7 नंबर के आने वाले हैं और जो अपना आरोह है उससे 17 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो 17 नंबर के जो आएंगे उसमें पता है और भी चीजें मेंशन है, रुकिए, उसमें और भी चीजें मेंशन है, जैसे कि अपना लेखक परिचय हो गया, व्याख्या हो गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर अपन जस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसका काफी कम वेटेज रहने वाला है, तो इनके ऊपर अपने को ज्यादा फोकस भी नहीं करना है। सर 8 नंबर का। हाँ हाँ, जस्ट 8 नंबर का। ठीक है, और मैं पिछले बोल रहा हूँ वो पाठों के आधार पर क्वेश्चन कितने आएंगे? पाठों के आधार पर एक काम करना, ये अपना मॉडल पेपर है आप सभी के पास। यस सर। तो मॉडल पेपर को हाँ मॉडल पेपर को उठाइएगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई सब कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से अपने ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे, कितने आएंगे। ठीक है, सो ये डाउट्स आपके वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। आपको ये ऐसे डाउट्स अपनी क्लास में पूछने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, प्रश्न उत्तर मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको याद कर लेना है। वितान के जो शुरुआत के जो 2 पार्ट हैं उनके प्रश्न उत्तर आप सभी को याद कर लेना। तो किन किन ने किए हैं एक बार तो हैंड रेज कर दीजिए। सर नहीं, कल की क्लास नहीं कर पाया था सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप सुबह मॉर्निंग में नहीं कर पाए थे। ठीक है कोई बात नहीं। जतिन लोधी ने लर्न कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जतिन लोधी आपने लर्न कर ली है, तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आंसर्स। माइक ऑन कीजिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को समझाइए। जतिन आपने हैंड रेस किया था, वापस हैंड ओवर कर लिया। आदित्य अग्रवाल आपने लर्न किए हैं? वितान के सर हाँ, कल कर तो नहीं पाए, लेकिन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन लगाएं स्क्रीन पे तो थोड़ा। चलिए ठीक है, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस अपने पास। और कोई बच्चा है जिसने लर्न कर लिए थे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल जिसने सुबह की क्लास ज्वाइन की हो, और मैंने वर्क दिया था कि आपको इनके 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स याद लर्न कर लेने, सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं, जो इंपॉर्टेंट दिए हैं सिर्फ उन्हीं को। कोई है अगर ऐसा तो एक बार हैंड रेज कर सकता है। चलिए, नो वन इज हियर। निशु रजावत,
आप बताने जा रहे हैं क्या? सर कवि परिचय 4 नंबर का मतलब एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा क्या? देखो, कवि परिचय अलग रहता है और अपना लेखक परिचय अलग रहता है, ठीक है? तो कवि परिचय भी 3, हाँ हाँ, कवि परिचय भी 3 मार्क्स तो का सर कुछ। जैसे मतलब हाँ बोलिए। सर वो मतलब जैसे मतलब एक क्वेश्चन आएगा कि इस कवि के बारे में मतलब आप बताइए, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही आएगा क्या 3 नंबर का सीधा? हाँ देखो, 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो, उनमें से 2 में से आपको जिस भी कवि का कवि परिचय याद हो वो आप लिख सकते हो, या फिर कभी ऐसा होता है अपने को दोनों के याद हो, तो जिसमें आप बेटर हो वो लिख देना। अच्छा मतलब सीधा सीधा 3 नंबर का दे देगा कि हाँ हाँ, उस कवि के रचनाएं लिखिए, भाषा शैली, साहित्य में बिल्कुल स्थान, ये बिल्कुल, सब मतलब। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये चीजें वो आपसे पूछेंगे। चलिए, और फिर वैसा ही वो लेखक का भी पूछेगा। हाँ हाँ, लेखक का भी ऐसे ही पूछेंगे। ओके आदित्य, क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। सर ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये क्वेश्चन आंसर कहाँ है? अब देखिए, नहीं आया सर। कोई भी नहीं आया सर। किसी के पास 2 मिनट, 2 अभी भी नहीं आया मिनट, ओके ओके, लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट देखते हैं। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर। ओके, वेट करें आप सभी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास आ चुकी है आपकी आवाज़, थोड़ा सा वेट कीजिए, करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सर अभी आप ये क्या पढ़ा रहे हो? आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो क्या? को लीव हो गया था। ओके, परिचय तो के बाद। हाँ देखिए, हमने ना अभी कवि परिचय और लेखक परिचय कंप्लीट किए हैं। अब हम आ चुके हैं सीधे वितान के प्रश्नोत्तर पर। अभी भी आपके पास वितान के प्रश्नोत्तर वाली जो फाइल है वो शेयर नहीं हो रही है क्या? नो नो सर। सर, नो सर नहीं हो रही। स्क्रीन है, उसको पहले तो स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद अपने को जो पोर्शन शेयर करना है उसी को वापस शेयर कर दीजिए, उससे हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है क्या? हाँ अभी तो आपने शेयर नहीं की शायद। रुकिए। ओके, अब हाँ अब दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो किसका नाम लिया था अभी अपन ने? आदित्य अग्रवाल। जी हाँ आदित्य, स्टार्ट कर दीजिए एक्सप्लेन करना क्वेश्चन आंसर्स को। देखो बहुत सिंपल है, यशोधर बाबू अपना सिल्वर वेडिंग वाला चैप्टर है ये। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा कीजिए। कहने का मतलब है कि जो यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो समय के साथ मॉडर्न हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू वैसे ही रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? इसके ऊपर आपको थोड़ा सा आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो देखो भाई साहब, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही मूलतः आधुनिक विचारधारा के नहीं थे। बेसिकली अगर अपन बात करें यशोधर बाबू की और उनकी पत्नी की, तो वो दोनों ही आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। 2 मिनट भाई साहब, मैं आपके माइक ऑफ कर देता हूँ। ठीक, किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया, है ना? यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो जाने पर उनका पालन पोषण बुआ द्वारा किया गया, ठीक है? ये चीज अगर आप मेंशन करते हो तो इससे आपका थोड़ा जो आंसर है वो बड़ा हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन लगेगा कि हाँ यार, बंदे को इन्फॉर्मेशन है, बंदे ने पाठ पढ़ के रखा है, भले आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया, ठीक है? ध्यान रखना कि जब यशोधर बाबू की जो पेरेंट्स थे उनकी जब डेथ हो गई तो उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया था, ठीक है? फिर वो नौकरी की तलाश में यशोधर बाबू शहर में चले गए। आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाले किशन दा उनके आदर्श बन गए, ठीक है? जिन्होंने उनको नौकरी लगवाई थी, जिन किशन दा ने उनकी नौकरी लगवाई थी, और वही उनके आदर्श बन गए। आदर्श यानी कि आइडियल होता है ना, किसी का सचिन तेंदुलकर, किसी का क्या, किसी का क्या, ओके? तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने बता रखी, जो किशन दा जिन्होंने उनकी नौकरी लगवाई थी, बस वही उनके आदर्श बन गए, जो भारतीय संस्कृति और संस्कार को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। अब जो किशन दा थे वो भी एकदम सच्चे भारतीय थे, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे, ठीक है? अतः किशन दा के संरक्षण और सानिध्य के कारण, अब देखो यार, जब वो हर एक काम किशन दा के नेतृत्व में कर रहे थे, वो किशन दा जबकि क्या है, एक सच्चे भारतीय हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं वो अपनी संस्कृति से, संस्कारों से,
तो जैसा वो रहेंगे, जैसा उनका रहन सहन होगा, वैसा ही इम्पैक्ट यशोधर बाबू के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल है और होना भी चाहिए। आगे आ जाओ। यशोधर बाबू स्वयं को जमाने के रूप में अनुरूप और बच्चों को आधुनिक सोच में नहीं डाल पाए, ठीक है, ऐसा हुआ। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं का दमन करती रही, किंतु बच्चों के आग्रह पर। देखो यार, वो भी एकदम भारतीय नारी की तरह ही है, ठीक है। वो भी बेसिकली यहाँ पे बता दिया था मैंने पहले ही कि वो मॉडर्न नहीं थे, उनकी पत्नी भी और ना ही वो। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे आग्रह करते हैं तो उन चीज़ों को देखते हुए वो आधुनिकता में ढलने लगी, आधुनिकता के लिबास में ढलने लगी। 2 मिनट में देख लेता हूँ कोई और ज्वाइन हुआ है क्या। हाँ, अजय बन्ना आ रहे हैं, ठीक। फिर क्या है, आधुनिकता के लिबास में ढालने और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर वह समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती है, इसलिए वह सफल हो जाती है, ठीक है। ऐसा मामला है भाई साहब। रीजन क्या है, खास करके जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि यशोधर बाबू तो ढल नहीं पाते हैं और यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो समय के साथ ढल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो रीजन ये था कि भैया उनकी जिन्होंने नौकरी लगवाई यशोधर बाबू की, किशन दा, वो भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे और बहुत ज़्यादा उसको सम्मान करते थे, सच्चे भारतीय थे, है ना। यही चीज़ उनकी पत्नी के साथ भी थी, लेकिन बच्चों के आग्रह पर समय के साथ वो बदलना सही समझती हैं, इसलिए वो बदल जाती हैं और समय के साथ बदलने में वो सफल हो जाती हैं। बस इतना सा इसका मामला है। रीज़न बस आपको पता होना चाहिए। उन्होंने आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बस नॉर्मल सी बात है, किशन दा के इन्फ्लुएंस में थे भैया। किशन दा क्या करते थे, किशन दा सच्चे भारतीय थे और संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। सिद्धांतवादी ये शब्द जो हैं इनको आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो क्या थे, आदर्श जो किशन दा थे उनके आदर्श बन चुके थे और किशन दा भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे, ठीक। ओके, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब यशोधर बाबू कैसे हैं, कैसा उनका नेचर है, किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, वो सारी चीजें अपने को बताना है यहाँ पर। चलो तो देखो, बताया जा रहा है परंपरावादी। जो यशोधर बाबू जो हैं वो परंपरावादी हैं, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। जो पुराने रीति रिवाज है भारत के वो अच्छे लगते हैं। वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, किंतु पत्नी व बेटी का सवर्ण अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो चाहते हैं कि संयुक्त परिवार हो, जिसे अपन जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, उन्हें, लेकिन फिर भी क्या है, उन्हें बेटी और पत्नी का सवर्ण अच्छा नहीं लगता, जो कि आजकल चलता है मॉडर्न जमाने में, मेकअप और ये चीजें ढेर सारी, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। घर की भौतिक चीजों से उन्हें चिढ़ है। ओके, आगे जाओ। पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी। अब यार देखो, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाना, पतलून, सैंडो ड्रेस, बिना बांह की ब्लाउज, केक काटना आदि को पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते हैं, अतः वे उसे न अपनाकर विरोध प्रकट करते हैं। भाई साहब, वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते थे, तो इसलिए वो जितने भी पाश्चात्य संस्कृति है उनको फॉलो नहीं करते थे और उनका विरोध करते थे। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे सिल्वर वेडिंग मनाना, ओके, पतलून, सैंडो ड्रेस, बिना बांह की ब्लाउज और केक काटना, ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इनको अवॉइड करते थे। धार्मिक, वो धार्मिक थे भैया। यहाँ पे सुनना लिखा हुआ है, भजन लगा लेना इसके आगे। भजन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना उनके जीवन का अहम हिस्सा है, जो किशन दा से विरासत में प्राप्त हुआ। किशन दा से विरासत में प्राप्त हुआ। आगे देखो, परमार्थी। परमार्थी का मतलब होता है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना परमार्थी, इनके आपसे पर्यायवाची पूछ सकते हैं वो लोग। पर्यायवाची के अलावा इनका मतलब आपसे पूछ सकते हैं। मतलब तो फिर क्या ही पूछेंगे, लेकिन अपने को पता होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि अपन किसी आंसर में इन्हें मेंशन कर सके। परमार्थी का मतलब होता है जो दूसरों के लिए सोचता हो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में पूछ सकते हैं ऐसा प्रश्न। जो दूसरों के लिए सोचता है उसको क्या बोलेंगे अपन? परमार्थी। स्वयं के लिए जो सोचता है, स्वयं के मतलब के लिए जो सोचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्वार्थी। बस, ठीक है। तो वो परमार्थी थे भाई साहब। नाते रिश्तेदारों को जरूरत के वक्त मदद करना, निराश्रय को आश्रय देना, यह भी किशन दा से सीखा था। उन्हें भी शहर में किशन दा ने ही आश्रय दिया था। यही वजह है कि उनके अंदर दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति है। ओके, परमार्थी हैं भैया, दूसरों की मदद करना हमेशा पसंद करते हैं। परिश्रमशीलता, आदर्शवादी वो हैं। आदर्शवादी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों व बड़ों की सलाह लेना, दफ्तर की हो या घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, सरकारी वक्त का पालन करना, उनके आदर्श व्यक्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें से आपको कौन कौन सी स्पेशली याद रख लेनी है? पहला तो ये भाई साहब कि वो परंपरावादी थे। परंपरावादी होने के बाद में जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसके विरोधी थे।
और धार्मिक थे। देखो ये तीन चीजें तो अपने आप में रिलेटेड है, परंपरावादी और पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी और धार्मिक, ये तीन चीजें तो अपने आप में रिलेटेड है। ओके, अब एक चीज आप ये भी लिख सकते हैं परमार्थी। अगर आप चार चीज भी लिख रहे हैं तो इनफ है। परमार्थी हैं भैया, दूसरों के लिए सोचते हैं। देखो बहुत आसान है। परंपरावादी हैं भैया, रीति रिवाज, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। पर और ज्वाइंट फैमिली भी अच्छी चीज है, लेकिन पत्नी का और बेटी का सवर्णावास उनको अच्छा नहीं लगता था। पाश्चात्य संस्कृति को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। चलिए ओके, वही धार्मिक थे, भजन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, ये चीजें उन्हें अच्छी लगती थी और इन्होंने किशनदास से सीखा था। परमार्थी दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, बस इतनी सी बात है। और आप चाहें तो और भी लिखे हुए हैं अपन ने आगे, उनको भी पढ़ सकते हैं, बट इतना इनफ है, नो प्रॉब्लम। परिश्रमशीलता, यशोधर बाबू ऐसा क्यों सोचते हैं यार, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ये वॉइस टाइपिंग की गई होगी, तो यहाँ पे आना था यशोधर बाबू ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे भी किशनदा, यहाँ पे आएगा कि वे भी किशनदा की तरह गृहस्थ का बवाल ना पालते तो अच्छा था। वे भी किशनदा की तरह गृहस्थ का बवाल ना पालते तो अच्छा था। ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, कोई बात नहीं, इसमें अपन सुधार कर लेंगे। देखो उत्तर है इसका, यशोधर बाबू परंपरा को मानने तथा बनाए रखने वाले इंसान थे। यशोधर बाबू परंपरा को मानते थे और वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि भैया जो भी अपनी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, हम उन्हें बनाए रखें, कंटिन्यूसली उनको चलाते रहें। ठीक है, उन्हें पुराने रीति रिवाजों से लगाव था, वे संयुक्त परिवार के समर्थक थे। उनकी पुरानी सोच बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, उनकी जो पुरानी सोच है वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। बच्चों का आचरण और व्यवहार देखकर उन्हें दुख होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है यार कि समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और समय के साथ बदलना भी व्यक्ति को ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जा रहा है। और यही गैप जनरेशन गैप के ऊपर, जनरेशन गैप को ही इस चैप्टर में अच्छे तरीके से एकदम चित्रण किया गया है जनरेशन गैप का। ओके, ऐसे ही एक इंग्लिश में भी चैप्टर रहेगा, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे जनरेशन गैप से रिलेटेड ही, बट आई थिंक वो इस बार हटा दिया गया है, हटाओ उसको। बच्चों का आचरण और व्यवहार देखकर उन्हें दुख होता है। उनकी पत्नी भी बच्चों का ही पक्ष लेती है और ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताती है। इसके अलावा यशोधर बाबू को घर के कई काम करने होते हैं। घर में अपनी स्थिति देखकर वे सोचते हैं कि काश किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा था। ओके, क्योंकि यार घर गृहस्थी तो मान लो बन गई, लेकिन अगर वहां पर हैप्पीनेस नहीं है, सुख नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो किस काम की। इसलिए वो कहते हैं कि यार मे भी अगर किशनदा की तरह गृहस्थी का बवाल नहीं पालता तो बढ़िया था। अब आपको प्रॉब्लम भी बतानी है। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? ऐसा वो इसलिए सोचते हैं कि भाई साहब वो पुराने रीति रिवाजों को मानते थे और परंपरा को मानते थे, साथ में बनाए रखने वाले इंसान थे वो, और जॉइंट फैमिली को पसंद करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके बच्चे थे वो उनकी पुरानी सोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, बच्चों का आचरण और व्यवहार देखकर उन्हें दुख होता है। उनकी पत्नी भी बच्चों का ही पक्ष लेती है, ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताती है। इसके अलावा यशोधर बाबू को घर के कई काम करने होते हैं। घर में अपनी ऐसी स्थिति देखकर वे सोचते हैं कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा था। बस ये इतना आंसर है इसका। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? देखो इसका आंसर यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही आसान है। इसको मैंने बड़ा जानबूझकर बनाया है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको टफ लगेगा। देखो एक्चुअली होता ऐसा है, कविता रचना यानी कि पोइट्री राइटिंग। तो जो आनंद कुमार है अपने, उनके मन में आत्मविश्वास कैसे आया, कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार मैं भी कविताएं लिख सकता हूं। तो देखो, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में तब आया जब मास्टर सोंदलगेकर कविता पढ़ाते समय उन कवियों के भी संस्मरण बताया करते थे। तब लेखक को कवि आदमी लगने लगा। लेखक इन द सेंस यहाँ पर आनंद यादव बताया जा रहा है। ठीक है, जब जो मास्टर सोंदलगेकर थे, जो कि महाराष्ट्र के मराठी हैं, ठीक है, मराठी भाषा की भी वो कविताएं वगैरह उन्हें समझाते थे, मराठी भाषा भी उन्हें सिखाते थे, सब कुछ पढ़ाते थे। तो जब उन्हें एक्सप्लेन करते थे तब उन्हें लगता था कि यार जो कवि होते हैं वो भी इंसान ही, वो भी आदमी हैं। उसे विश्वास हो गया कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। ठीक है, क्या मास तो शब्द का यूज किया है, एकदम हाड़ मास ठीक है, वो भी हाड़ मास का ही होता है, उसके अंदर भी क्रोध लोभ ऐसा ही होता है, वो व्यक्ति भी, है ना। वो पहले ऐसा सोचते होंगे कि भैया जो कवि हैं वो तो एक अलग ही दुनिया के व्यक्ति हैं, उनका रियल लाइफ से कुछ रिलेशन वगैरह नहीं है। लेकिन जब
ऐसा उनको टीचर मिला जिसने अच्छे से उन्हें सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो उन्हें पता लगा कि हाँ यार कवि भी इंसान ही होते हैं, हाड़मास के इंसान ही होते हैं, उनके अंदर भी वही भावनाएं होती हैं जो अपने अंदर होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अब फिर उनको विश्वास हुआ भैया। एक दिन मास्टर ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। हाँ देखो क्या होता है, स्टोरी एकदम छोटी सी। मास्टर ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल, वे छाई हुई मालती की बेल एक्चुअल में होती क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, मालती की बेल, लेकिन उसके ऊपर अपने मास्टर जी ने कुछ कविता लिख दी। वह कविता और लता दोनों को ही लेखक ने देखा तो उसके अंदर बेल, हाँ अब मैं समझ गया, मैं थोड़ा बेल यानी कि जो होती है ना अपने गाँव में जिन पर सब्जियां वगैरह लगती है, गिलकी लौकी वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मालती की बेल पर कविता लिखी। वह कविता और लता दोनों को ही लेखक ने देखा तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास जगने लगा कि यार अपने आसपास भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं कविताएं लिख सकता हूँ। जैसे अपने गाँव में खेतों का दृश्य हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी तो अपन कविता लिख सकते हैं। और आज के समय में अपन देख रहे हैं कि जो यूथ है, स्पेशली अगर अपन गाँव का यूथ देखें तो कई सारे आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पर आ रहे हैं और वहाँ पर वो अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पोइट्री राइटिंग भले बिल्कुल सीखी ना हो, लेकिन फिर भी जो अपने आसपास देखते हैं उससे रिलेटेड पोइट्रीज बनाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है लोगों के द्वारा, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं। आप जैसे भी हैं उसको रिप्रेजेंट कीजिए एक पॉजिटिव वे में। ओके, आगे जाते हैं। फिर वह खेतों में पानी डालते, वह भैंस चराते वक्त कभी भैंसों की पीठ पर लकड़ी से तो कभी पत्थर की शिलाओं पर कंकड़ से कविता लिखता और कंठस्थ करके अगले दिन मास्टर को दिखाता। मास्टर उसे शाबाशी देते और उसे कविता लेखन के छंद, लय, अलंकारों को समझाते थे, जिससे उसकी न केवल मराठी भाषा सुधरी बल्कि वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखकर काव्य रचना करने लगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया भाई साहब? उसको कॉन्फिडेंस आया कि पहले तो जब उसके मास्टर जी ने उसे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगा कि भाई साहब जो कवि हैं वो भी इंसान ही हैं। और उसके बाद जब मास्टर जी ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिख दी तो उन्हें लगा कि यार अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें अपन फील कर रहे हैं, जो अपने इमोशंस हैं, उनके ऊपर भी तो अपन कविताएं लिख सकते हैं। और इसके अलावा अपने गांव में जो प्राकृतिक सुंदरता है इसके ऊपर भी तो अपन कविताएं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने सोची और कविता लिखना स्टार्ट कर दिया। चलिए 5वां देखते हैं। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? ठीक है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद उसकी क्या विचारधारा है, उसके क्या क्या विचार बदले, क्या उसका नजरिया बदला, इसको अपने को देखना है। तो कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में अकेले काम करना, अकेले ढोर चराना बहुत अखरता था। कविता के प्रति लगाव से पहले, कविता सीखने से पहले, अर्थात वह अकेलापन महसूस करता था। उसे अपने साथ बातचीत करने वाले कोई साथी, मित्र या लोग रहने वाले पर हंसी मजाक करते हुए काम करना चाहता था। किंतु कविता के प्रति लगाव के बाद देखो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी वो अकेला रहता था, खेतों में काम करता था, गायों को पानी पिलाने जाता था, ढोर चराता था, तो उसे अखरता था, बहुत अखरता था। वो अकेलापन महसूस करता था। वो चाहता था कि कोई हो जो उसके साथ बातचीत करे, हंसी मजाक चलता रहे, बस ये चीज़ वो पसंद करता था। लेकिन जब वो कविता सीखा उसके बाद क्या हुआ, अकेलापन ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि ऐसे एकांत में वह खेतों में गांव के दृश्यों पर कविता सोचता, उसे भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से या कागज पर कलम से लिखता, कंठस्थ करता, याद हो जाने पर उसे जोर जोर से लय के साथ गाकर थुई थुई कर नाचने भी लगता। इस प्रकार अब उसे अकेलापन अखरने की बजाय पसंद आने लगा था। ओके, बिकॉज वो अब किसी के साथ रहेगा तो इतने अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएगा किसी चीज़ पर, वो अच्छे से नहीं सोच पाएगा, तो अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएगा, अच्छी कविता नहीं लिख पाएगा। ओके, सो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ओनली 11 क्वेश्चन हैं जो कि सभी एकदम आसान है। जूझ कहानी के लेखक के जीवन के संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि देखो यार 5 क्वेश्चन अपन अभी देख लिए, 6 क्वेश्चन हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के अलावा आप इनको लिखना भी, बिकॉज लर्न अपन कर लेते हैं कई बार, लेकिन अपनी लिखने की प्रैक्टिस की कमी की वजह से एग्जाम में अपने को प्रॉब्लम्स जनरेट होती हुई दिखती हैं। ठीक, तो कोशिश करना कि आप इन्हें लिख भी पाएं। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं संवाद लेखन हो चुका है, पत्र लेखन हो चुका है, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र भी अपन ने पढ़ लिया है, कवि परिचय और लेखक परिचय भी अपन ने पढ़ लिया है। ओके, सो अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइए और अपन करते हैं क्लास को एंड, बिकॉज सर और भी पढ़ना है यार। मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए।
सर ये पूरा जो विधान है जिसमें कि 3 चैप्टर हैं उनमें से केवल एक क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स का, हाँ। जिसकी वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स। हाँ। तो सर इतने बड़े बड़े आंसर क्यों करें हम? आप जो भी इम्पोर्टेंट देखो। है उनका आप शॉर्ट फॉर्म में करके हम लोगों को दे दीजिए। देखो, जो भी most हाँ 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 हाँ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने यहाँ पर बड़े बड़े लिख रखे हैं। बड़े बड़े लिखने का मतलब क्या है? देखो, अगर हम छोटे लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है गागर में सागर भरना, है ना। यानी कि हमने एक शब्द लिखा, उसके अंदर ही मान लो 8 से 10 शब्द का आंसर आ रहा हो, तो वो चीज़ अपन ने यहाँ पर फॉलो नहीं की। यहाँ पे बड़े बड़े शब्द लिख दिए, लेकिन आसान है, आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद आप अपने मन से उस आंसर को छोटा बना के लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद इन्हें छोटा बना कर दूं तो टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं कर दूंगा। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे बता देना व्हाट्सएप करके, तो अपन उसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो आसान ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने को अगर ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डिटेलिंग रहती है तो लिखना, आंसर लिखना थोड़ा आसान लगता है। ओके, इसके बाद शाम को अपनी 4 बजे इंग्लिश की क्लास रहेगी। इंग्लिश की क्लास में अपना जो बी सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग का, उसको हम कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे आज ही आज में। ओके, और कल का भी मैं आपको बता देता हूँ कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। कल इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे, चलो तो शाम को ही बता देंगे यार, है ना। अभी आप पढ़ लो मस्त, मिलेंगे अपन शाम को 4 बजे। बाय बाय एवरीवन। सर